प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और इस टॉपिक में हम कक्षा 7 के इस टॉपिक के अंदर हम शुद्धांत्र यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में जानेंगे। देखिए, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि छोटी आंत की लंबाई हमारे शरीर के अंदर लगभग 7.5 मीटर होती है, जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक है। ये जो है लगभग 7.5 मीटर। और ये हमारे इस 7.5 मीटर में भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए शुद्धांत्र में कि यहीं पे इसमें एक ये ग्रंथि है यकृत, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी जुड़ी होती है। देखिए अभी शुद्धांत्र के बीच में ही जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है शुद्धांत्र आमाशय के बाद में, और तो ये इसी के साथ जुड़ी हुई है। अग्नाशय भी यहीं पे जुड़ा हुआ है। तो हम इन ग्रंथियों की भी बात करते हैं। पहले हम इन्हीं ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसके शरीर में 500 से भी ज़्यादा कार्य होते हैं। पाचन में इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि इस ग्रंथि के बीच में एक छोटा सा भाग होता है जिसको कहते हैं पित्ताशय, और इस पित्ताशय से पित्तरस बाहर निकलता है। कौन सा रस बाहर निकलता है? पित्तरस, जो भोजन के अंदर छोटी आंत में मिलता है। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? ये भोजन को इसकी प्रकृति बदलने में सहायता करता है। मतलब जैसे भोजन हमने पढ़ा था आमाशय में अम्ल होता है, तो जब अम्ल के साथ भोजन मिलेगा तो क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। ये उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त जो वसा हम खाते हैं, घी है, तेल है, वो बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में यहाँ आता है, और उन बड़ी बड़ी गोलियों को ये पित्तरस छोटी छोटी गोलियों में विभाजित कर देता है। मतलब बड़े बड़े जुड़े हुए होते हैं कण, तो बड़े बड़े कणों के रूप में आता है। उनको क्या करता है? छोटे छोटों में विभाजित कर देता है। तो पित्तरस का एक महत्वपूर्ण योगदान है पाचन में। एक तो वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बदलता है, जिसको एमल्सीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण ये बड़ी क्लासों में आएगा आपके। तो अभी तो आप समझिए कि ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में बदल देता है। और दूसरा इसका मुख्य कार्य है कि ये अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। क्यों? क्योंकि जो अग्नाशय से रस उत्पन्न हो गए वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं करते हैं, वो अक्षारीय माध्यम में काम करते हैं। इसलिए ये भोजन को क्या कर देता है? यहाँ पे क्षारीय बना देता है। ये मुख्य काम है। इसके अलावा अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलते हैं, और अग्नाशय रस भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अग्नाशय रस किस किस को पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं, और वसा का भी पाचन करते हैं। इन तीनों का पाचन करते हैं। यानी उनको प्रोटीन को, वसा को और कार्बोहाइड्रेट को जटिल से सरल रूप में विभाजित कर देते हैं। किसमें विभाजित करते हैं वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप सीधा सा समझिए कि पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, जो वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में विभाजित कर देता है, छोटे छोटे कणों में। और इसके अलावा वो अम्लीय भोजन को क्षारीय में बना देता है। क्षारीय इसलिए बनाता है क्योंकि अग्नाशय रस क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलते हैं, और अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, यानी कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विभाजित करते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। प्रोटीन का थोड़ा बहुत पाचन आमाशय में भी होता है, और उसके बाद अग्नाशय से निकलने वाले रस भी जो है उस प्रोटीन का पाचन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे
पूरी तरह से प्रोटीन पाचन नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, और थोड़ा बहुत जो है आगे अग्नाशय रस भी उसको जो है प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसी तरह से अग्नाशय रस वसा का पाचन करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार से भोजन, लगभग पूरा भोजन, पूरी तरह से तो नहीं, आंशिक रूप से पाचन हो जाता है उसका, मतलब पूर्ण रूप से अभी भी पाचन नहीं हुआ है, और आंशिक रूप से हम कहेंगे कि उसका पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गए? सरल शर्करा में। वसा किस में बदलेंगे? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। आगे हम बात करेंगे अभी। तो अभी आप पहले देखिए कि अग्नाशय रस जो है कार्बोहाइड्रेट को सरल भागों में विभाजित करता है, वसा को भी सरल में विभाजित करता है और प्रोटीन को भी करता है। फिर ये भोजन छोटी आंत के क्षुदांत्र के अगले भाग में आ जाता है। ये बड़ी आंत है, ये नीली जो दिखा रखी है, और ये जो काला भाग है ये क्षुदांत्र है। तो क्षुदांत्र के अगले भाग में आ जाता है, और फिर क्षुदांत्र के दीवारों में से रस निकलते हैं और जो भोजन का पाचन करते हैं, जिनको हम आंत्र रस कहते हैं। इसकी दीवारों में से क्या निकलते हैं? क्षुदांत्र की दीवारों से क्या निकलते हैं? आंत्र रस, यानी आंत की दीवार से निकलने वाले रस। तो जो आंत की दीवार से रस निकलते हैं वो इस भोजन का पूर्णतः पाचन कर देते हैं, और वो क्या क्या करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? ग्लूकोज। वसा को किस में बदल देते हैं? वसा अम्ल तथा दो में बदलता है, आपको अभी बताया था, ग्लिसरॉल और वसा अम्ल। किस किस में? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। कुछ भोजन का हमने पढ़ा था, मैं रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, कि भोजन जैसे मुख में रखा जाता है, लार जो है कार्बोहाइड्रेट को यानी स्टार्च को या मंड कह दीजिए, एक ही बात है, उसको शर्करा में बदलना शुरू कर देती है। अमाशय में आके भी प्रोटीन का पाचन होता है। फिर अग्नाशय ने भी प्रोटीन का पाचन किया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी किया और वसा का पाचन भी किया। लेकिन ये यहाँ तक पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, आंशिक होता है। और जैसे ही भोजन छोटी आंत यानी क्षुदांत्र के अगले हिस्से में जाता है तो आंत्र रस उत्पन्न होते हैं और वो भोजन को पूर्ण रूप से पाचन कर देते हैं। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? क्षुदांत्र में। कहाँ जाकर? क्षुदांत्र में। और कौन किस में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलते हैं, वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलते हैं, प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों में बदलते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन किस में बदलता है, इसको अच्छी तरह से आपने वो करना है। अब इसके बाद क्या होता है? जब ये भोजन पच गया तो इस भोजन का अवशोषण होना है। अब अवशोषण होना है तो मैं आपको बता देता हूं, मैं चित्र के माध्यम से ही बताऊंगा। जो छोटी आंत है, अगर उसको हम देखें, ये इस तरह से एक नली के आकार की संरचना ही होती है। बाहर से तो ऐसे ही दिखेगी। आपने हो सकता है कि किसी जानवर, कुत्ते इत्यादि को मरे देखा और उसका पेट फट जाता है तो उसमें से एक रस्सी के आकार की संरचना बाहर निकली होती है, वो छोटी आंत होती है। जो रस्सी के आकार की धाग निकली होती है बाहर, वो छोटी आंत है। बाहर से तो वो ऐसी ही दिखती है, लेकिन अंदर से कैसे होती है? अंदर से ऐसे होती है छोटी आंत। अगर हम उसको छोटी आंत को सामने से काट दें, सामने से ऐसे काट दें, तो यहाँ सामने से कैसे दिखाई देगी? वो सामने से ऐसे दिखाई देगी कि उसकी आंतरिक दीवारें इस प्रकार से होती हैं।
यानी उसकी दीवारों में अगर हम उसको ऐसे काट के ऐसे फैला दें तो उसकी दीवार ऐसे दिखेगी कि उसके ऊपर ऐसे उंगली के आकार की संरचनाएं हैं बहुत सारी। ऐसे उंगली से आकार की संरचनाएं बहुत ज्यादा उसके ऊपर। इन उंगली से आकार की संरचनाओं को मैं एक अकेली उंगली के आकार की संरचना बना देता हूं, इस प्रकार की होती है। और इस उंगली के आकार की संरचना के दीवारों में बहुत अधिक रक्त होता है, रक्तवाहिनियां होती हैं बहुत ज़्यादा। उनको हम केशिकाएं कहते हैं, बहुत पतली पतली होती हैं और इसकी पूरी दीवार में हर जगह फैली होती हैं। इस तरह से इसके चारों रक्त केशिकाएं होती हैं। अब ये उंगली के आकार की संरचना है, इसके चारों बहुत रक्त की केशिकाएं हैं। और जैसे ही भोजन इनके बीच में से जाता है, ऐसे ये मान लिया उंगली के आकार की संरचना है इनके ऊपर, इनको हम क्या कह सकते हैं, दीर्घरोम, अथवा इनको क्या नाम देते हैं, दीर्घरोम। अंग्रेजी में विलाई कहते हैं। जैसे ही भोजन इन दीर्घरोम, एक और नाम भी कहते हैं रसांकुर, दीर्घरोम या फिर रसांकुर कहते हैं। जैसे मान ले यूं है उसकी दीवारों में, और जैसे भोजन इनके बीच में से ऐसे जाता है, भोजन जाता है ऐसे, यहां से भोजन जाएगा तो इसकी दीवारों में जो रक्त वाहिनियां हैं वो क्या करेंगी, उस पचे हुए भोजन को, पचा हुआ भोजन कौन सा, जो पचने के बाद आप देखा ना कार्बोहाइड्रेट मान लिया ग्लूकोज में बदल जाता है, तो वो ग्लूकोज इसकी दीवारों में अवशोषित हो जाएगा, इनकी दीवारों में क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं भोजन का अवशोषण। भोजन पच गया, यहाँ तक आते आते मान लिया, फिर इसकी दीवारों में क्या है, उंगली के आकार की संरचनाएं हैं। भोजन जब उसमें से गुजरेगा तो उंगली के आकार की संरचनाओं के बीच में से जाएगा, ऐसे इन जगह में, यानी इसके बीच में से यहाँ से भोजन जाएगा। मैं आपको मान लिया नीला रंग भोजन है, ऐसे जाएगा। इसके संपर्क में आएगा भोजन, इसके बीच में से जा रहा आगे आगे, तो इसके संपर्क में आएगा। तो ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें क्या करेंगी, यानी ये दीवार, ये क्या करेंगी, भोजन को अवशोषित कर लेंगे। भोजन इसके अंदर चला जाएगा। कौन सा भोजन, पचा हुआ भोजन। और इस प्रकार से पचा हुआ भोजन रक्त में चला जाता है, इसको हम अवशोषण कहते हैं। अब ये पचा हुआ भोजन रक्त में जाने के बाद क्या होता है, रक्त उसको प्रत्येक उत्तक तक ले जाता है और उत्तक से वो शरीर की हर एक कोशिका में चला जाता है। रक्त कहाँ ले जाता है उसको, शरीर के उत्तकों तक, यानी विभिन्न अंगों तक। अंगों से वो और छोटे भाग होते हैं, उत्तकों में चला जाता है। और उत्तक से कहाँ चला जाता है, प्रत्येक कोशिका में चला जाता है। अब कोशिका में उसी भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है और विभिन्न दूसरे कार्य किए जाते हैं। ऊर्जा मुक्त होती है और दूसरे कार्य होते हैं जो शरीर के निर्माण के लिए होते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए होते हैं, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए होते हैं, रोगों से लड़ने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं और उसी भोजन का उपयोग वहाँ पर होता है। जैसे ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है, और इसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। पहले अवशोषण, पचे हुए भोजन का छोटी आंत की दीवारों में अवशोषित हो जाना अवशोषण कहलाता है। नोट कर लीजिए, अवशोषण क्या है, पचे हुए भोजन का शुदांत्र की दीवारों में रसांकुर अथवा दीर्घरोम के द्वारा अवशोषित करना अवशोषण कहलाता है। अब अवशोषण के बाद क्या होता है, भोजन को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, प्रत्येक कोशिका तक। अब कोशिका में क्या होता है, आगे है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में आप क्या लिखेंगे,
पचे हुए भोजन से क्या निकलना, ऊर्जा प्राप्त करना। से ऊर्जा प्राप्त करना व आवश्यक पदार्थों के निर्माण में उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना और जो शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं उनके निर्माण में उसका उपयोग, यही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। देखिए हम भोजन खाते क्यों हैं, ताकि हमारे शरीर को ताकत मिले, हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान हो, हमारी वृद्धि हो, हम ताकतवर बने। तो उन सभी के लिए है ना, तो उन सभी के लिए भोजन का उपयोग होना यही स्वांगीकरण है। अब जो भोजन नहीं पचता है तो हम उसको व्यर्थ कहेंगे, और वो भोजन जिसका पाचन नहीं होता है या अवशोषण नहीं होता है उसको कहाँ भेज देते हैं, छोटी आंत से बड़ी आंत में, वृदांत में। जिसका अवशोषण हो गया, पाचन हो गया, उसका अवशोषण हो गया और वो चला गया कोशिकाओं तक। बाकी वो भोजन इसमें से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है अंत में, जो नहीं, जिसका पाचन नहीं हुआ, जिसका अवशोषण नहीं हुआ, वो पहुंच जाता है वृदांत्र में। तो अब वृदांत में क्या होता है, वृदांत, वृदांत्र का मतलब बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर यानी कि, और इसकी चौड़ाई, इसको, और ये केवल 1.5 मीटर है। फिर इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं, जबकि छोटी आंत की लंबाई तो 7.5 मीटर है? क्योंकि जो छोटी आंत है उसका, वो बहुत पतली होती है, उसका जो घेरा है यानी कि मोटाई है वो बहुत कम है, और बड़ी आंत की मोटाई ज़्यादा है, इसीलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। लगभग 6 सेंटीमीटर जितनी मोटी होती है, और वो जो है 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। छोटी आंत 2 से 3 सेंटीमीटर तक की चौड़ाई होती है उसकी, और जबकि इसकी चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर तक होती है, इसीलिए इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। ये चौड़ाई ज़्यादा है, देखो ये चौड़ाई कम है, लेकिन लंबाई छोटी आंत की ज़्यादा होती है और बड़ी आंत की कम होती है, केवल 1.5 मीटर होती है बड़ी आंत की लंबाई। अब जैसे ही वो बिना पचा हुआ भाग भोजन का यहाँ आता है, तो इस बड़ी आंत की दीवारें, वृदांत्र की दीवारें, उसमें से अधिक मात्रा में जो जल है उसको अवशोषित कर लेती है, और कुछ लवण जो उस जल में घुले हुए हैं उनका अवशोषण कर लेती है। जैसे ही बिना पचा हुआ भाग भोजन का वृदांत्र में आता है, तो वृदांत की दीवारें क्या करती हैं, उसमें से जल और आवश्यक लवणों को अवशोषित कर लेती हैं, और उसके बाद बाकी जो व्यर्थ पदार्थ है, जिसमें से जल अवशोषित हो चुका है और लवण भी अवशोषित हो चुके हैं, अब उसको कहेंगे मल। उसको क्या कह देते हैं, मल कहते हैं। और वो मल, वो अपाचित मल जो है मलाशय में एकत्रित हो जाता है, क्योंकि यहाँ से छोटी आंत से बड़ी आंत में आ गया, इसकी दीवार वो यहाँ से चलता हुआ यूं जाएगा, भोजन ऐसे जाएगा और यहाँ पहुँचेगा, और जैसे वो यहाँ से निकल कर यहाँ तक जाता है, तो उस भोजन में, उस अपाचित भाग में से, भोजन के अपाचित भाग में से जल अवशोषित कर लिया जाता है। इसके अलावा आवश्यक लवण अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो फिर बच जाता है वो उसको कहते हैं मल, और उसको वो एकत्रित हो जाता है मलाशय में। तो वो कहाँ एकत्रित हो जाता है, मलाशय में। तो ये अपाचित पदार्थ यानी कि मल,
जो मलाशय में एकत्रित होता है, इसको मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और इस तरह से व्यर्थ अपाचित भोजन के भाग को शरीर से बाहर निकालना, इसको निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निष्कासन। भोजन के अपाचित मल को या अपाचित भाग को अथवा मल को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? निष्कासन। और ये निष्कासन मलद्वार के द्वारा यानी गुदा के माध्यम से होता है। ये वेदांत के कार्य थे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, और आशा है आपने पूरा लेक्चर पिछले नोट कर लिए होंगे। बच्चों नहीं किए तो मैं बार बार कहता हूं कि आप उनको नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम के हैं। और आप जो है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पुनः कि वो इनको नोट कीजिए और ध्यान से सुनिए। एक बार नहीं, दो, तीन बार सुनिए इस लेक्चर को। आप सभी लेक्चर्स को, आपके सामने आपको विज्ञान बहुत आसान लगने लगेगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा हर एक चीज़ को। और इसलिए आप शुरू से फिर लगिए, पहले लेक्चर से, पहले पाठ के पहले लेक्चर से ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, समझिए। जो नहीं आता है उसको आप अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए। मेरा वादा है आपसे, आपके सामने विज्ञान आपको बहुत आसान लगेगी और आप बहुत इंटेलिजेंट कहलाएंगे। और मुझे विश्वास है आप अवश्य करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर में रहें और बड़ों का आदर करें।